बच्चों, आज हम आपको अध्याय 3 धातु एवं अधातु के बारे में बताएंगे। तो पहला पॉइंट है, तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि कुछ भौतिक गुण, कुछ रासायनिक गुण धातु के और अधातु के अलग अलग होते हैं, जिसके आधार पर हम धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आयरन, लोहा, आयरन को लोहा बोलते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। और अधातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब अधातु हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है। अब भौतिक गुणधर्म क्या हैं इनके? तो गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या है? धात्विक चमक। तो धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं की सतह चमकदार होती है, जबकि अधातुएं कैसी होती हैं? अधातुएं चमकीली नहीं होती। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। दूसरा पॉइंट है कठोरता। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। जबकि अधातु कैसे होते हैं? अधातु अधिकतर कठोर नहीं होते। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। रूप के अकॉर्डिंग कैसे धातु और धातु में धातु और धातु को किस तरीके से रूप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ये बताते हैं। तो रूप में क्या है कि धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, केवल पारा को छोड़कर जो द्रव में पाया जाता है। जबकि अधातुओं में क्या होता है? अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तुरंत तरल रूप में होती है, जो तरल रूप में होती है। आघात वर्ध्यता के आधार पर कैसे इनको वर्गीकृत किया जाता है? तो कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अधातुएं आघात वर्ध्य नहीं होती हैं। तो आघात वर्ध्यता जो है वो भी धातुओं के और अधातुओं के गुणों को अलग करता है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है तन्यता। तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है? इसलिए कहते हैं कि धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अर्थात अधातुओं को नहीं खींचा जा सकता है तार के रूप में। छठा पॉइंट है विद्युत व ऊष्मा के चालक। तो सामान्यतः धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन सीसा यानी लेड और मरकरी कुचालक होते हैं। अधातुओं में क्या है कि सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, और लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है। अपवाद है ये। सातवां पॉइंट है घनत्व। तो सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है इनका सोडियम, लेकिन सोडियम व पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है, ये अपवाद है इसका। अधातुओं में क्या है कि सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। ध्वनिक के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं? धातुओं और धातुओं में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है इन्हें? तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती हैं, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। इसीलिए जैसे स्कूल का जो घंटा होता है वो धात्विक होता है, इसीलिए जब उसे बजाया जाता है तो दूर दूर तक स्कूल में सुनाई देती है उसकी आवाज़। इसी तरीके से कह सकते हैं कि धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करता है। जैसे हथौड़े से उसको पीटा जाता है घंटे को, तो उसके आवाज़ जो है वो पैदा होती है। तो ये एग्जाम्पल है ध्वनिक का धातुओं के लिए। जबकि अधातुएं कैसी होती हैं? अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं, यानी कि वे आवाज़ नहीं करती हैं। तो ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे SO2। दूसरा पॉइंट है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो वायु के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जैसे कॉपर की अगर ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? CuO। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये तीनों ही धातुएं हैं, और जब ऑक्सीजन से इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। कि सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए केरोसिन तेल में इन्हें डुबोकर रखा जाता है।
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जबकि आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है कॉपर की? कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जबकि चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जबकि ये धातुएं हैं, लेकिन फिर भी चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और जल अलग होता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और जल अलग हो जाता है। दूसरा क्या है? जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ क्या है? धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु के ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। और धातु के ऑक्साइड की जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु के हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ठीक है। अब ठंडे जल के साथ क्रियाशील कौन कौन है? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। केवल भाप के साथ कौन कौन से क्रियाशील होते हैं? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। जबकि गर्म जल के साथ क्रियाशील कौन से होते हैं? मैग्नीशियम। सब धातुओं के उदाहरण हैं। जल के साथ ये धातुएं कोई अभिक्रिया नहीं करती। कौन कौन सी? लेड, कॉपर, चांदी, सिल्वर, चांदी और सोना। जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। जल मतलब H2O और Na मतलब सोडियम। तो जब सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है और ऊष्मा निकलती है। जबकि कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। मैग्नीशियम की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। एल्यूमिनियम की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। इसी प्रकार जब आयरन की जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो फेरस ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु की तनु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग होती है। बताया गया है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन की हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब आयरन की यानी धातु की तनु अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब आयरन की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया कराई जाती है तो आयरन तो फेरिक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग होती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम की जब हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है कौन सा? MgCl2 और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। ऐसे जिंक की जब HCl से अभिक्रिया कराई जाती है तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। ऐसे एल्यूमिनियम की जो हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। जबकि कॉपर, सिल्वर और Hg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब चौथा एग्जाम्पल है धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। यानी धातु क है, लवण का विलयन ख है तो क्या बनता है? लवण का विलयन बन जाता है और धातु अलग हो जाती है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से स्थापित करती हैं। ये धातुएं सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती हैं। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर एल्यूमिनियम घट जाता है, जिंक घट जाती है क्रियाशीलता, आयरन की क्रियाशीलता और लेड तो सबसे कम क्रियाशील हो जाता है। हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au सबसे कम क्रियाशील, ये Ag, Au सबसे कम क्रियाशील होता है। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। तो जैसे सोडियम क्लोराइड का धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं।
जबकि अधातु के परमाणु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। तो क्या मतलब है इसका, जैसे सोडियम क्लोराइड का निर्माण करना है तो सोडियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 11। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2, 8 और 1। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव बताता है, तो Na पॉजिटिव हो गया, तो कितने बन रह गए, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रह गए और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, तो ये सोडियम धनायन बना। इसी प्रकार क्लोराइड में 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो ये 2, 8 और 8 यानी क्लोरीन ऋणायन बनाता है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या हैं, पहला है भौतिक प्रकृति, तो ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर, भंगुर मतलब टूट जाने वाले, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। दूसरा क्या है, गलनांक एवं क्वथनांक, तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तीसरा क्या है, घुलनशीलता, तो आयनिक यौगिक प्रायः है जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं, यानी मिलते नहीं हैं। चौथा है विद्युत चालकता, तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तीसरा, थर्ड है धातुओं की प्राप्ति या धात्विकी, तो खनिज क्या है, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि हीरा, तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। जबकि अयस्क क्या होते हैं, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क हों ये जरूरी नहीं है। अब सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्व, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन कौन से होते हैं, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं। जबकि मध्य अभिक्रियाशील कौन होते हैं, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और पारा। सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलते हैं। सबसे कम क्रियाशील कौन से होते हैं, Ag और Au, जो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, सिल्वर और गोल्ड। तो धातुओं का निष्कर्षण, तो अयस्क से धातु प्राप्त करना, तो कितने चरण है, पहला चरण है अयस्कों का समृद्धिकरण, दूसरे चरण में क्या होता है, धातुओं का निष्कर्षण, और तीसरे चरण में क्या होता है, धातुओं को परिष्करण। तो अयस्क से शुरू करते हैं। तो अयस्क क्या है, अयस्क का सांद्रण कैसे, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को क्या होता है कि ये गलित धातु का वैद्युत अपघटन, जबकि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में क्या है, सल्फाइड अयस्क होते हैं और कार्बोनेट अयस्क होते हैं। जबकि निम्न अभिक्रियाशील धातुएं सल्फाइड अयस्क होते हैं। अब कुछ मुख्य परिभाषाएं बताते हैं। गैंग, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। यानी पृथ्वी से अयस्कों में जो खनिज अयस्क हैं उनमें रेत, मिट्टी जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो उनको हम गैंग कहते हैं। भर्जन क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी सल्फाइड अयस्क को, यानी जैसे जिंक सल्फाइड है तो सल्फाइड अयस्क हो गया वायु की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दी और अधिक ताप दिया तो वो तापन है। गर्म करने पर क्या हुआ, अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या हुआ, ऑक्साइड बन गया, तो जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर ऑक्साइड अलग हो गई। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा, भर्जन। निस्तापन क्या है,
कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्रिया को निस्तापन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये, तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, याद करेंगे। पहला कुछ परिभाषाएं हैं, पहला गैंग था, दूसरा भर्जन, तीसरा निस्तापन। तो तीसरा निस्तापन क्या है कि कार्बोनेट अयस्क को, तो जिंक कार्बोनेट ले लिया, उसको सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से, तापन मतलब अधिक ताप पर गर्म किया तो क्या बना, जिंक का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो गई। तो क्या लिखा है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। तो जिंक कार्बोनेट को गर्म किया और अधिक ताप पर गर्म किया, वायु सीमित रखी, तो जिंक ऑक्साइड बन गया। तो जिंक जो है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। अगला टॉपिक है अपचयन। अपचयन में क्या होता है कि धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। तो जिंक ऑक्साइड लिया हमने, उसमें कार्बन से अभिक्रिया कराई, तो जिंक बन गई, जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो गई। ठीक है। अब धातुओं का परिष्करण, तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। अपद्रव्य समझते हैं, यानी कि इसमें अशुद्धियां जो धातुओं में पाई जाती हैं उनको हटाने के लिए जो विद्युत अपघटनी परिष्करण है वो सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। तो ये है डायग्राम इसका। एनोड पर अशुद्ध तांबा, एनोड पर अशुद्ध तांबा है, कैथोड पर शुद्ध तांबा है। और विलयन क्या है, विलयन है कॉपर सल्फेट का और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इसमें स्थित होता है। तो ये अपद्रव्य है एनोड पंख में, ये टैंक है, ये अम्लीय CuSO4 का विलयन है, ये एनोड और ये कैथोड है। तो एनोड पर अशुद्ध तांबा है और कैथोड पर शुद्ध तांबा है। विलयन कैसा है, कॉपर सल्फेट का विलयन है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा है। तो विद्युत अपघटय से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ये अपद्रव्य एनोड पंख के रूप में इकट्ठा होता रहता है। संक्षारण क्या है, धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। जैसे कि सिल्वर, संक्षारण तो जंग लगना। तो पहला है सिल्वर, तो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। कॉपर क्या है, कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तीसरा क्या है, लोहा, तो आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, तो लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, क्रोमियम लेपन द्वारा, यशद लेपन करके, एनोडीकरण करके या मिश्र धातु बनाकर। यश दलेपन, तो ये क्या है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यश दलेपन प्रक्रम कहते हैं। यानी लोहे और इस्पात पर जंग ना लगे इसलिए उस पर जस्ते की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, इसी को हम कहते हैं यशद लेपन प्रक्रम कहते हैं। छठा क्या है, मिश्र धातु, तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात क्या है, लोहा प्लस निकेल और क्रोमियम। पीतल का क्या है, पीतल है कॉपर और जिंक। कांसा क्या है, कॉपर और टिन। सोल्डर क्या है, लेड और टिन। और अमलगम क्या है, मरकरी और अन्य तत्व। ठीक है।